हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की कुछ एक प्रॉब्लम्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर क्या क्या कमियां हैं। अब ये जो कमियां मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें छोटी कमियां और बड़ी कमियां दोनों ही मैं बताऊंगा। कुछ कमियां छोटी हैं, कुछ कमियां थोड़ी सी बड़ी आपको फील हो सकती है। साथ में मैं ये चीज़ और बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जो प्रॉब्लम है हंटर 350 के अंदर उनके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने ये जानना है कि हंटर 350 कैसी है या किस तरह की बाइक है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो आपको आई बटन के अंदर लिंक है, वहां पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कमियाँ बताई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हंटर 350 में सिर्फ कमियाँ ही हैं। उसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी इन फ्यूचर मैं किसी न किसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में है, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में है। और ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग रिसेंटली या तो प्लान कर रहे हैं या फिर हंटर 350 को परचेज़ करना चाहते हैं, कि एक ये छोटी सी वीडियो हो जाए जिससे कि उन्हें एक आइडिया रहे कि जो वो प्रोडक्ट परचेज़ करने वाले हैं उसके अंदर उन्हें क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहली कमी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और वो कमी है, देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है लेकिन इसको एज ए कमी ही माना जाएगा, और वो कमी है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अब इसको मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं बोला है कि क्योंकि इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm है। 150 mm इतना ग्राउंड क्लियरेंस है कि अगर आप इस बाइक को सिंगल राइड करते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ कम्यूट करते हैं, आप सिटी के अंदर राइड करते हैं, आप नॉर्मल रोड के ऊपर राइड करते हैं, तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। अगर आप दिल्ली के अंदर राइड करते हैं या फिर आप किसी भी सिटी के अंदर इस बाइक से कम्यूट करते हैं, आपका आना जाना रोज़ाना सिर्फ अच्छी सड़कों पर है, तो आपके लिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बेझिझक इस बाइक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बाइक को टूरिंग पर्पस से ले रहे हैं तो फिर ये ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि रोड के कंडीशन अलग अलग जगह पे अलग तरीके के होते हैं। कहीं कहीं आपको ख़राब रोड भी दिखता है, कहीं आपको रोड दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ गड्ढे दिखाई देंगे। इंडियन रोड कंडीशन आपको सही तरीके से मालूम है कि हर जगह पे आपको एक जैसे रोड नहीं मिलते हैं। ख़ास तौर से अगर आप इससे स्पीति जाना चाहते हैं या फिर पहाड़ों में किसी और जगह जाना चाहते हैं या फिर लद्दाख करना चाहते हैं, जैसे कि सीज़न चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 150 mm है, और वो ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है टूटे हुए रास्तों पर या फिर पहाड़ी रास्तों के ऊपर जहां पर आपको रोड नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे बाइक ना टकराए किसी हाई ब्रेकर के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर, और आप उसके लिए इंजन बेस प्लेट लगवा लेते हैं, इंजन प्रोटेक्टर प्लेट लगवा लेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि इससे इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाएगी और फिर नीचे कुछ टकराए ना टकराए लेकिन वो प्लेट फिर जगह जगह टकराती हुई जाएगी। तो इस चीज़ का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिटी के लिए सही है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं हल्का सा भी आपको ख़राब रोड मिलेगा, गड्ढे वगैरह मिलेंगे, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। दूसरी कमी एक ऐसी है कि इस बाइक का पॉजिटिव पॉइंट भी है और वही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप एक सोलो राइडर हैं, अगर आप सोलो ही राइड करते हैं, अकेले इस बाइक को यूज़ करते हैं, तो ये बाइक बहुत बढ़िया है, कॉम्पैक्ट बाइक है, इसको मैन्यूवर करना बड़ा आसान रहता है। लेकिन अगर आप एक पिलियन के साथ में राइड करना चाहते हैं तो ये बाइक पिलियन के लिए बिल्कुल नहीं है। पिलियन के हिसाब से इसकी जो सीट है वो छोटी है, कॉम्पैक्ट बाइक है, इसलिए इसकी जो सीट है वो पिलियन के लिए छोटी दी गई है, और छोटी होने के साथ साथ ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि पिलियन के लिए जो लेग स्पेस होना चाहिए वो एनफ नहीं है इस बाइक के अंदर, तो ये बाइक आप पिलियन के साथ में राइड ना ही करें तो सही है। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आप सोलो राइड करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप सोलो ही राइड करते हैं, आप अकेले ही आना जाना करते हैं, तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त को बिठाकर या किसी भी को भी पीछे बिठाकर राइड करेंगे, या फिर आपका कम्यूट आना जाना 2 लोगों का है, तो इस बाइक को परचेज़ ना करें। उसका पहला रीज़न ये है कि पीछे एक तो जो इसकी सीट है वो छोटी है। दूसरी कमी बताता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जब पिलियन इस पर बैठेगा तो फुट रेस्ट राइडर के और पिलियन के दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब है। जहाँ राइडर अपने पैर रखता है और जहाँ पिलियन अपने पैर रखता है, दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है, और जब कभी भी राइडर एंड पिलियन दोनों एक साथ इस बाइक के ऊपर बैठेंगे तो दोनों के जो शूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, एक दूसरे के पैरों में पैर लगेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत अजीब सी बात है सुनने में, लेकिन ऐसा है। जब आप इस बाइक को टेस्ट राइड करने के लिए जाएं या फिर जब आप शोरूम पे इसे बुक करने के लिए जाएं, तो ज़रूर किसी को पीछे बिठा कर देखें, और जो बात मैंने कही है इसको चेक करने की कोशिश करना। अगर आप एक नॉर्मल हाइट के बंदे भी हैं, अगर आप नॉर्मल शूज़ भी पहनते हैं, यानी कि अगर आपके शूज़ का जो साइज़ है वो अराउंड 8 नंबर है,
आपके पिलियन का भी और आपका भी। तो जब आप दोनों इस बाइक के ऊपर बैठेंगे तो आपके जो शूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, यानी राइडर का जो पैर है, राइडर के पैर के साथ में जो पिलियन के शूज़ हैं वो टकराते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब है, लेकिन ऐसा होता है। जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी और लंबे समय तक, मतलब ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ाना इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो ये इरिटेटिंग आपको फील होने लगेगी। एक तो उससे आपकी पैंट गंदी होगी राइड करते हुए, और अगर पैंट गंदी नहीं होगी तो उसका शूज़ पे शूज़ टकराना भी कोई बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाला जो एक्सपीरियंस है वो नहीं रहता है। तो ये पिलियन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है। तीसरी इसमें कमी बताता हूँ। एक तो पिलियन से रिलेटेड मैंने बता दी, पहली चीज़ ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस, दूसरा ये है कि पिलियन के हिसाब से नहीं है, और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो रियर सस्पेंशन है वो स्टिफ है, स्टिफ रखे गए हैं। अब देखो उसका रीज़न भी बता देता हूँ। रॉयल एनफील्ड ने इसके रियर सस्पेंशन को स्टिफ इसलिए रखा क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर पीछे के जो शॉकर हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते और राइड कंफर्ट जो है उससे बढ़ जाता सॉफ्ट होने से, लेकिन ये बाइक फिर नीचे ज़्यादा टकराती। रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ करी है कि जो इसके रियर सस्पेंशन है उसको स्टिफ रखा है, हार्ड रखा है। अब इन हार्ड सस्पेंशन होने की वजह से आपको थोड़ा सा राइड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं फिर अगेन बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पीछे आप किसी को बिठा लेंगे, मतलब पिलियन के साथ में राइड करेंगे, तो फिर आपकी राइड की क्वालिटी और ज़्यादा स्टिफ आपको फील होगी। ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है, शॉकर बहुत ही कम काम कर रहे हैं, जो बम्प वगैरह हैं वो आपको ज़्यादा फील होंगे, और वो जो जर्क हैं वो आपकी पीठ के ऊपर आपको डेफिनेटली फील होने वाले हैं। अगर हम लोग चौथी कमी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही लाइट सी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी किसी को ये ज़्यादा कमी लगती है, किसी को कम लगती है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि बहुत मेजर इशू नहीं है, ये एक लाइट सा इशू है। और वो ये कि अगर आप इस बाइक को गर्मी के मौसम में राइड कर रहे हैं, खासतौर से दोपहर के टाइम पे अगर आप राइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर कोई भी लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। ये जो बाइक है सिंपल एयर कूल्ड है। इस बाइक के अंदर लिक्विड कूल्ड नहीं यूज़ किया गया है, आपको कोई रेडिएटर वगैरह इसको ठंडा करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो 350 सीसी का इंजन होने की वजह से ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बस ये है कि ये इतना गर्म हो जाएगी कि आपको लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट फील होने लगे अपने पैरों के ऊपर कि यार ये बाइक हीट हो रही है। ये गर्मी के अंदर ही आपको फील करने मिलेगा। वैसे नॉर्मल डेज़ के अंदर अगर आप इसको राइड कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला है। जैसे अगर विंटर में राइड करेंगे तो ऐसा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन गर्मी में आपको थोड़ी सी परेशानियाँ इसकी हीटिंग की वजह से उठानी पड़ सकती हैं। चौथी कमी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथी एक ऐसी कमी है कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कमी यहाँ पे उसको नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बाइक काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लाइटली सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। कि अगर आप देखते हैं कि इसी के राइवल के अंदर जो इसी की कंपटीशन में बाइकें हैं वो इससे सस्ती हैं और उसमें ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये जो बाइक दी गई है हंटर 350 का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी परचेज़ करना चाहते हैं, उस बेस वेरिएंट का प्राइस भी 1,49,900 रुपये रखा गया है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इसके बेस वेरिएंट का। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हंटर 350 लेते हैं तो हंटर 350 काफ़ी हद तक, जैसे मैंने कहा कि वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इसके राइवल से इसका कॉम्पिटिशन हम लोग देखते हैं, इसकी जो कॉम्पिटिशन में बाइक हैं उनके अंदर इससे ज़्यादा फीचर हमें मिलते हैं और वो इससे सस्ती आती हैं। 6 से 5-6 हज़ार रुपये सस्ती आपको TVS रॉनिन मिल जाती है, जो कि काफ़ी हद तक फ़ीचर से लेस है। इससे कहीं ज़्यादा फ़ीचर TVS रॉनिन के अंदर अपने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको लग सकती है ये बाइक। अब हम लोग पाँचवीं कमी के बारे में बात करते हैं। अगेन मैं ये कहूँगा कि पाँचवीं कमी भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और वो है इसका वेट। ये जो बाइक है, ये बाइक जितना पावर आउटपुट है इसका, जितना ये पावर जनरेट करती है, अराउंड 20 bhp का पावर है, 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है, ये मैंने रफ फिगर आपको बताए हैं। और इसका जो वेट है इस पावर आउटपुट के हिसाब से वो है 181 किलोग्राम। वेट थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट होती, अराउंड आप ये मान के चलें कि 10 से 12 किलो वेट बाइक का ज़्यादा है। अगर ये थोड़ा लाइट होती तो और ज़्यादा अच्छा आपको फील होता है इस बाइक को मैन्यूवर करने में, आपको चलाने में, खासतौर से सिटी के अंदर। तो ये जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हर एक पीस अगर आप किसी भी व्हीकल को उठाते हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कितनी भी परफेक्टली उसको डिज़ाइन किया गया हो, बनाया गया हो, लेकिन हर एक व्हीकल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। तो ये थोड़ी बहुत कमियों के बारे में मैंने बात की है, बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है। हाँ, पिलियन के इश्यूज़ को छोड़ के जो पिलियन वाला इशू है उसको आपने ज़रूर दिमाग में रखना है कि इसकी जो सीट है वो थोड़ी छोटी है, एंड अगेन जो फुटरेस्ट के अंदर गैप है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लेग रूम जो है या जो लेग स्पेस है वो पिलियन को नहीं मिलने वाला है। आप लोग काफ़ी एक दूसरे से एक तो चिपक कर बैठेंगे और जो पैर में पैर टकराएंगे
वो आपको फेस करना पड़ेगा इशू। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।